है गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ गलतियां जो नीट 2026 में हमको रिपीट नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नीट 2025 का एग्जाम दिया था उन्होंने ये गलतियां करी थी। और अगर आप इस बार पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो भी ये वीडियो आपके काम का है, क्योंकि मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको इस बार नहीं करनी है अगर आप 2026 में चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस बार बच्चों ने बताई वो ये है कि भैया एग्जाम के पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब बच्चे एक चीज़ समझते नहीं हैं, और एक बात मैं आपको बहुत इम्फेसाइज करके बोलना चाह रहा हूँ कि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। आपका एग्ज़ाम जब भी होगा, आप एक नहीं 20 साल तक भी एग्ज़ाम दे लोगे, लेकिन 20वें साल भी आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ छूट गया है। तो एक बात अपने दिमाग में पहले से लेके चलो कि सिलेबस कभी भी 100% कंप्लीट नहीं किया जा सकता। अगर आप साल भर प्रॉपर जब उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो ढंग से करते जाते हो तो लास्ट में आपको रिवाइज करना इजी पड़ता है, और तब आप मैक्सिमम सिलेबस आपका कर सकते हो। लेकिन सिलेबस आप लास्ट दिन तक, एग्जाम तक भी आपको लगेगा कुछ ना कुछ छूट गया है, दैट इज़ परफेक्टली ओके। ये सबके साथ होता है। तो एक बात तो ये लेकर के ये करना छोड़ दो कि सिलेबस 100% आप कंप्लीट कर लोगे तभी आप एग्जाम पर सिलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि हमें 100% नंबर भी लेके नहीं आने एग्जाम में, कुछ ना कुछ तो हमारा छूटेगा ही, एंड दैट इज़ ओके। हमको ध्यान इस बात का रखना है कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी से इतने अच्छे से होते जाएं कि लास्ट पे जाकर के वो प्रॉपर रिवाइज हो पाए। तो सबसे पहले बात तो है सिलेबस की। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ और आती है। बच्चे सोचते हैं कि अगर उनका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो इसमें पूरी उनकी गलती है, जबकि ऐसा नहीं है। एक सबसे बड़ा कारण जो बच्चे लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं वो है कोचिंग। बहुत सारी कोचिंग जनवरी फरवरी, कई कोचिंग्स तो मार्च तक जाके सिलेबस कंप्लीट कराती हैं, और उसके बाद भी अगर वो पहले सिलेबस कंप्लीट करा देती है तो किसी न किसी क्रैश कोर्स में बच्चे को उलझा देते हैं। मेरी आपको सलाह यह है, कोचिंग ऐसी ज्वाइन करना जो आपका सिलेबस दिसंबर थी तो मैक्सिमम जनवरी तक खत्म कर दे, क्योंकि जो लास्ट के 3 महीने मिलते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं और वो इंपॉर्टेंट होते हैं रिवीजन के लिए। और वो सिलेबस आप तभी रिवाइज कर पाओगे प्रॉपर जब आपकी कोचिंग पहले टाइमली कंप्लीट हो गई होगी। अगर आप 12th दे रहे हो तो आपको चाहिए कि आपकी कोचिंग एटलीस्ट दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए ताकि आप बोर्ड्स पे ध्यान दे पाओ। अगर आप ड्रॉपर हो तो भी आपको चाहिए कि आपकी कोचिंग दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए ताकि आप प्रॉपर लास्ट के 3-4 महीने कोर्स रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे पाओ। तो सिलेबस अगर आपको टाइमली कंप्लीट करना है, सिलेबस अगर आपको चाहते हो कि आप मैक्सिमम सिलेबस करके एग्जाम में जाओ, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी कोचिंग जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट हो पाए। अब देखिए, इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट होता है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट जो बल्क और आपके फुल लेंथ सिलेबस जो होते हैं वो भी लास्ट में ही आप ज़्यादा करते हो। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए कोचिंग का। अब उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। पहला, अगर आप ऑलरेडी एक ड्रॉपर हो और आपने पहले से सिलेबस किया हुआ है, पिछले साल कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा, इस बार प्रिपरेशन वहीं से शुरू करना जहाँ से छोड़ी थी। फिर से नए सिरे से जो चीज़ें ऑलरेडी आती हैं उनको पढ़ने के लिए कोचिंग मत जाना। जो आपको आता है उसको फटाफट रिवाइज करना, अपने नोट्स और सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सिलेक्शन करवाएगा, सिर्फ थ्योरी रीडिंग से आपका काम नहीं चलेगा। और अगर मान लो आप फर्स्ट टाइम सिलेबस कर रहे हो तो मेरी आपको सलाह यह है, आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करने के बजाय रिकॉर्डेड क्लासेस अटेंड करो, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख करके फटाफट जितना जल्दी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो उतना सिलेबस कंप्लीट कर लो, और कोशिश करो कि दिसंबर से ही पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर आपकी कोचिंग टाइम ज़्यादा आगे ले भी रही है लेकिन जो सिलेबस कोचिंग बाद में करवाने वाली थी वो पहले खुद से ही कंप्लीट कर लो। जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे उतना ज़्यादा टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे पाओगे। फिर देखो, एक प्रॉब्लम होती है जब आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करते हो तो लाइव लेक्चर्स में टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। ठीक है, 2.5 घंटे में पढ़ाते वो 1.5 घंटे हैं और 1 घंटे केवल बकवास चल रही होती है। मेरी सलाह ये है, रिकॉर्ड लेक्चर्स अटेंड करना। भले ही आपको थोड़ा सा बाद में अटेंड करने पड़ेंगे, और मोस्ट ऑफ द चीज़ों के आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। बहुत सारे कंटेंट तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो अपनी सुविधा के हिसाब से जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर पाओ उतना जल्दी सिलेबस आप कंप्लीट करना है। आप में से वो लोग जो ड्रॉपर्स हैं, जिनका ऑलरेडी काफ़ी तैयारी पिछले साल काफ़ी अच्छे थे, जिनके 400 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, उनको तो मेरी सलाह है कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो इस बार आप बहुत अच्छे पोजीशन में होकर सेलेक्ट हो जाओगे। तो आप डेफिनेटली जितना जल्दी अपना सिलेबस का जो भी पोर्शन छूट गया था, जो आपने पिछले साल आपका वीक रह गया था, जो आपको लगता है कि आपका कम था, उसको जितना जल्दी कंप्लीट कर सको करो। एक सर्टेन पॉइंट अपनी आपकी तैयारी के हिसाब से आप जितना जल्दी मार्क कर सकते हो कि अक्टूबर नवंबर तक भी एक बार पूरा सिलेबस निपटा करके उसके बाद पूरा टाइम दो फुल लेंथ क्वेश्चन प्रैक्टिस को। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज दैट कंप्लीट योर सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। स्टार्ट को थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा, आपको लगेगा आपके दिमाग में चीज़ें नहीं जा रही हैं, लेकिन अगर एक बार टॉपिक आपने ढंग से देखा हुआ है और उस टाइम थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, आप जब दोबारा इसको रिवाइज करोगे एक चीज़ आपको लास्ट के 4 महीने में समझ में आएगी कि तब आपका रिविजन बहुत फास्ट होगा, और उस टाइम पर जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिर देखो, दूसरी प्रॉब्लम बच्चे बोलते हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की, और उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन यही है,
क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, आप जब साल भर कर रहे होते हो तब आप अपने टेस्ट्स के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करते जाते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाते हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस उस समय काफ़ी कुछ आप कर लेते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम आपको उस टाइम पर ही मिलता है। अगर उस टेस्ट में जो सिलेबस आ रहा था उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर उस समय छूट गई, उस समय आप ढंग से नहीं कर पाए, तो बाद में आपको उस टॉपिक पर दोबारा जाने का टाइम नहीं मिलता है। उस टॉपिक पर दोबारा जाने का आपको टाइम मिलेगा सबसे लास्ट में। तो क्या होता है कि जब आप साल भर पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, और आप अगर जब सिलेबस चल रहा है उस समय जितनी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। और कोशिश ये करो कि सिलेबस अगर आपका जल्दी खत्म हो जाएगा तो लास्ट के 4 महीने में आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ये भी तभी पॉसिबल है जब आपका सिलेबस पहले कंप्लीट हो। अब देखो क्या होता है, जब आप साल भर पढ़ते हो और आप टेस्ट की तैयारी करते हो तो कई बार हमारे कई बहुत सारा सिग्निफिकेंट पोर्शन छूट जाता है। किसी टेस्ट में हो सकता है आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाए, या हो सकता है कि हर टेस्ट के बाद आपको लग रहा हो कि कुछ ना कुछ बैकलॉग बचता जा रहा है। तब मेरी आपको सलाह ये है कि अगर फिजिक्स छूटती है तो छूट जाने दो, लेकिन किसी भी टेस्ट के सिलेबस में जो बायो और केमिस्ट्री वाला पोर्शन है एटलीस्ट वो आपका टाइमली कंप्लीट करो, और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए। देखो, हमारे सिलेक्शन के लिए फिजिक्स सबसे इनसिग्निफिकेंट सब्जेक्ट है। आपका सिलेक्शन बायो और केमिस्ट्री ही करवाएगी। फिजिक्स केवल और केवल रैंक खींचने के काम में आती है, रैंक बढ़ाने के काम में आती है। लेकिन और तो अगर फिजिक्स हमारी छूट भी रही है तो उसको छूट जाने दो, क्योंकि देखिए अगर आप कर पा रहे हो तो आप कर लो, लेकिन अगर आपकी छूट रही है तो एटलीस्ट जो दो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बायो और केमिस्ट्री, उनको तो टाइमली कंप्लीट करते चलो, ताकि लास्ट में जब आपके पास दो सब्जेक्ट्स आपके बहुत प्रॉपर कवर्ड होंगे तो आपको टाइम मिलेगा तो आप फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाओगे। लोग उल्टा सीक्वेंस फॉलो करते हैं, लोग सोचते हैं फिजिक्स अच्छे से करते जाओ, बायो और केमिस्ट्री तो हो ही जाएगी। और मेरा कहना यह है आप बायो और केमिस्ट्री को प्रॉपर टाइम दो। जैसे जैसे रटने वाली चीज़ें आपकी स्ट्रांग होती जाएंगी, जैसे जैसे उस पर आपका होल्ड आता जाएगा, जो चीज़ें ईजी हैं और रटने वाली हैं, आपके पास अपने आप एक्स्ट्रा टाइम बचेगा और आप फिजिक्स अपनी इंप्रूव करने को टाइम दे पाओगे। अगर आप उल्टा सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आप फिजिक्स करने के चक्कर में अपना सिलेक्शन से भी हाथ धो बैठोगे, क्योंकि आपको वो चीज़ जो बायो और केमिस्ट्री जो रटने वाली है, जिनमें प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए रटने के लिए, वो आप नहीं दे पाओगे। देन बायो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको साल भर उतना करो, उतना कम है। कम से कम 20,000 क्वेश्चन बायो के करने ही करने हैं, केमिस्ट्री के कम से कम 5,000 क्वेश्चन करने हैं, और फिजिक्स के अप्रॉक्सीमेटली 5,000 क्वेश्चन आपको करने हैं। पर फिजिक्स इज़ योर लास्ट प्रायोरिटी, केमिस्ट्री एंड बायो इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तीसरी प्रॉब्लम जो बच्चों ने बोली कि एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेज नहीं हुआ। अब देखिए क्या होता है, जब आप पेपर टफ देखते हो तब आप घबरा जाते हो। पेपर टफ देखने के बाद लोगों को लगता है कि ये पेपर हो ही नहीं पाएगा और मेरे से तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। सबसे एक इम्पॉर्टेंट आदत जो आपको डालनी है, आज नहीं जीवन भर में कभी भी कोई भी एग्जाम दोगे, जब जब पेपर टफ आता है, जब जब पेपर टफ आता है, आपको तुरंत अपनी एक्सपेक्टेशन लो कर देनी है एग्जाम हॉल में ही। नॉर्मली से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फिजिक्स के 45 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही कर रहे थे टेस्ट में। अब आपने देखा एग्जाम हॉल में पेपर बहुत टफ है, अपनी एक्सपेक्टेशन तुरंत लो कर लो। मान के चलो कि मुझसे 15 क्वेश्चन ही बनेंगे, मुझसे 20 क्वेश्चन ही बनेंगे। अपने दिमाग से वो प्रेशर हटा दो, जितना आप कर पाओ उतना करो। जब पेपर टफ आता है तो मायने ये बात नहीं रखती कि कितने टफ क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, मायने हरदम ये बात रखती है कि वो पार्ट जो ईजी है पूरे पेपर में से, उसमें से कितने क्वेश्चन आप बिना घबराए सही कर पा रहे हो। क्योंकि पेपर कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा पेपर हार्ड हो, उसमें से कुछ इजी पोर्शन भी होता है। बात जीतता वही है, सिलेक्शन वही निकाल के ले जा पाता है जो उस सिंपल पोर्शन को छाट करके एटलीस्ट वो करके आ जाता है। क्योंकि देखो टफ क्वेश्चन तो किसी को नहीं बने, इस बार भी जिसका 60-70 नंबर भी फिजिक्स में आ रहे हैं उसका भी सिलेक्शन हो रहा है, और इस ऐसे पेपर में तो इतनी ही आप उम्मीद कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा टफ के पीछे मत पड़ो। इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा IIT लेवल ऑफ फिजिक्स के पीछे इस साल जा रहे हैं, उनको नेक्स्ट ईयर अभी अपनी ये जो गलती वो कर रहे हैं वो उनको समझ में आएगा नेक्स्ट ईयर। Stick to your neat level of physics. Physics is not that important. Preparing well of bio and chemistry is only important. So आपको प्रिपरेशन जो करनी है साल भर में, वो आपको टफ पेपर के हिसाब से नहीं करनी है। आपको नीट 2024 का जो पेपर आया था जिस लेवल का, उस हिसाब से तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आप इजी के हिसाब से तैयारी करते हो और आप 650 नंबर के हिसाब से तैयारी करते हो कि इजी पेपर ही आएगा, उस लेवल के ही क्वेश्चन करते हो, तो अगर पेपर टफ आ भी जाता है तो टफ क्वेश्चन आप नहीं करोगे और क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन तो कम से कम करके आओगे, कम से कम सिलेक्शन तो लेकर के आओगे। बहुत ज़्यादा टफ के चक्कर में इस बार अगर आप नीट 2025 को अपना बेस मान करके अगर आप तैयारी करते हो और से फॉर एग्जांपल अगले साल पेपर इजी आ गया, तो आप क्या करोगे? व्हाट इज द सॉल्यूशन यू हैव इन दैट सिनेरियो? सो प्रिपेयर फॉर पेपर 2024 का जो पेपर था उस लेवल के ही पेपर की तैयारी करिए। उससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की आप कोशिश करेंगे, आप भटक जाएंगे। स्टार्टिंग में शायद आप कर भी लें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत है। जैसे जैसे टाइम निकलना शुरू होगा, खास करके दिवाली के बाद, तब आपको ये समझ में आएगा कि आपने स्टार्टिंग में
की बहुत मेहनत, लेकिन आपका बहुत कम सिलेबस हुआ। जबकि जो वो लोग जो फटाफट सिलेबस निपटाएंगे, भले ही वो केवल मीडियम और सिंपल लेवल के क्वेश्चंस करें, वो बहुत बड़े एडवांटेज में होंगे, क्योंकि उनको लास्ट के 3-4 महीने बहुत अच्छे से रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा। सो हमारा जो नीट का पेपर होता है उसमें हमारी स्पीड मायने रखती है और एक्यूरेसी मायने रखती है। टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का टैलेंट हमारे नीट के पेपर में मायने नहीं रखता। पेपर टफ आता है, कट ऑफ अपने आप कम हो जाती है। हम डॉक्टर बनने के लिए बने हैं, हमें फिजिक्स करने का हमारे लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो केमिस्ट्री और बायो जो रटने वाली चीज़ें हैं, रटने वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ों पर अगर आप फोकस करोगे तो आपका जो बल्क का पोर्शन है, जहाँ से आप सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, वो आप नहीं कर पाओगे। सो पहले बायो और केमिस्ट्री पर फोकस करो। जब वो बहुत अच्छी हो जाए उसके बाद फिजिक्स पे जाओ। अगर आपकी ऑलरेडी बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इन दैट केस मैं कहूँगा फिजिक्स पे फोकस करो, क्योंकि तब आप अपनी रैंक खींच सकते हो। और जो लोग एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो एम्स दिल्ली का ही जिन्होंने टारगेट किया हुआ है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले उनको पता है कि उनको बायो और केमिस्ट्री अपनी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। मतलब किसी भी टॉपर का कभी आप इंटरव्यू ऐसा नहीं सुनोगे कि वो कहेगा कि मैंने फिजिक्स बहुत अच्छी करी लेकिन मेरी बायो और केमिस्ट्री तो ऐसी ही थी, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री के बिना आप फिजिक्स का सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से अगर आप साल भर तैयारी करते हो, आप 2024 के हिसाब से तैयारी करते हो, ना कि नीट 2025 के पेपर के हिसाब से तैयारी करोगे, तो यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन नीट 2026। इस बार वो गलतियां मत करना जो पिछले साल आपने करी थी, और 2025 के पेपर को देख करके अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज मत करना, बिकॉज यू विल फील दैट ओवरऑल इस बार जो 2025 का पेपर था वो एक एक्सेप्शन था। आने वाले टाइम में पेपर्स आपके वैसे ही आएंगे जैसे आते रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर इजी आने की ही प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पेपर बहुत टफ जैसा इस बार आया था ऐसे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सो ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से इज दैट कीप वर्किंग हार्ड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। मैं हर बच्चे को रिप्लाई करता हूँ, तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू ऑल्सो। थैंक यू।